हमने देखा है कि जो लास्ट डेकेड 2010 टू 2020 में जो मार्केट का बढ़ाव आया था, वो एक्चुअली अर्निंग से नहीं आया था, वो आया था वैल्यूएशन से। Yeah. इंडियन मार्केट्स हैड बिकम सम ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट्स इन द वर्ल्ड, बट एंड विच इज़ वाई हमारा जो परफॉर्मेंस था वो यूएस के मुताबिक अच्छा नहीं रहा है। बट लास्ट 3 सालों में हमने देखा है कि इंडिया के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। स्मॉल कैप नेम्स में लिक्विडिटी लार्ज कैप के मुताबिक बहुत ही कम है, तो Yeah. इसके हिसाब से इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, इट्स मच ईजियर टू सेल स्मॉल Yeah. स्मॉल चंक्स। Yeah. अगर आपके पास 100 स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में, तो सेलिंग 1% ऑफ ईच स्टॉक is much easier than selling 10% of one stock. In the stock market, there's two ways of losing. There are two ways of losing money. Mm-hmm. One is called a drawdown, short-term drawdown, which is a temporary loss, और दूसरा होता है permanent loss, जहाँ पे आप आपका फंड या स्टॉक बेचते हो। And it's very important that people don't confuse the two. In a permanent loss, that requires you to sell, Yeah. whereas in a drawdown, there is no selling, you're just holding on and you're waiting for things to recover. और हमने देखा है लास्ट 10 से 15 सालों में, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो ग्लोबली, मोमेंटम एज अ स्ट्रेटजी इज डन वेरी वेल। Mm. इंडिया में हमने देखा है कि लास्ट 10-15 सालों में मोमेंटम ने बहुत सा, मतलब ऑलमोस्ट 4 to 5% आउट परफॉर्मेंस दिया है निफ्टी के ऊपर। सो स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी हर मार्केट कंडीशन के में नहीं चलता है। Yeah. सो आई थिंक ओनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि पैसिव फंड जो है, जो बहुत ही लो कॉस्ट वे में दे प्रमोट ओनरशिप ऑफ स्टॉक्स। Yeah. तो ये है पैसिव फंड। सो जस्ट टू गिव अ बैकग्राउंड अबाउट व्हाट पैसिव फंड्स इज, हमारे इंडिया में एक्टिव फंड होते हैं, पैसिव फंड्स होते हैं। एक्टिव में इट्स मैनेज बाय फंड मैनेजर, पैसिव इज मैनेज बाय एन इंडेक्स, और इट्स अ मार्केट, so you're basically replicating a Nifty or a Sensex that you see on a daily basis. Some of the best investors, Mm-hmm. and this is from my personal and also from data, सबसे बेस्ट इन्वेस्टर्स होते हैं फाइनेंस इंडस्ट्री के बाहर। तो हमारे प्रोफाइल में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, Yeah. प्रोफेशनल्स डोंट हैव मच टाइम टू रियली सी द इन्वेस्टमेंट्स, और उनका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा रहता है बिकॉज दे डोंट टच द इन्वेस्टमेंट्स। वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं एंड वी ट्राई टू गेट अ स्पीकर हु हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। तो आज हमारे साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, मिस्टर प्रतीक ओसवाल, हु इज करंटली लीडिंग द मोतीलाल ओसवाल एएमसी's passive funds business. Prior to this, he was heading operations and finance at a Series A fintech platform, Stratify Technologies Inc., in San Francisco, California. The company was backed by prominent investors such as Y Combinator, Khosla Ventures, Anthemis, CBOE, and many others. The company provided automated wealth solutions to investment advisors and managed over $400 million in assets. Mr. Pratik Oswal is passionate about product management, fintech, and cares deeply about customer education and simplifying finance. Apart from fintech, Pratik has experience working in investment banking, PE, and also ran an options arbitrage desk. Mr. Pratik Oswal studied maths and economics at Emory University and has an MBA from London Business School. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us today. आज हमारे साथ we have someone very interesting. We have Mr. Pratik Oswal with us. He is the head of ETFs and index funds at Motilal Oswal Mutual Funds. So Pratik, firstly, thank you so much for giving us your time and an opportunity to talk to you. So thank you so much. Thanks, Namrata. Thanks for having me here, and look forward to having a great conversation with you. Yes, likewise. So, Pratik, I'm going to jump directly to the questions. And, इसमें हमने structure कैसे बनाया हुआ है कि हम पहले थोड़ा economy से related discussion करते हैं. हाँ जी। Then we talk about different categories of funds. And then we talk about certain conceptual questions, right? So that's how we've lined up this conversation for you as well. तो सबसे पहले इकोनॉमी से रिलेटेड लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज जब हम आईएमएफ की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है इंडिया का फोकस रेज किया है, सेइंग कि जो कंट्री की ग्रोथ है इट विल रिमेन स्ट्रांग इन 23-24, जो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात है.
लेकिन आपके ओपिनियन में आपको क्या लगता है कि जो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनीज हैं वो क्या रोल प्ले करेंगी इन दिस होल प्रोसेस ऑफ टेकिंग आवर स्टॉक मार्केट टू द नेक्स्ट लेवल? डू यू थिंक विद इकोनॉमी एंड द मार्केट्स ग्रोइंग साइमल्टेनियसली स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के लिए बड़ा स्कोप है? हाँ जी, तो यू नो आज की तारीख में अगर आप इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स देखो तो इट्स नेवर बीन हायर। ग्लोबली में जो मोदी जी ने काम किया हमारा ब्रांड बिल्डिंग करने का इंडिया के बाहर, वो बहुत ही अच्छा किया है। और आई थिंक नंबर ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो Yeah. अभी इंडिया में निवेश करना चाहते हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। आपने देखा हो कि लास्ट 3 सालों में तो कितने सारे हमारे नए इन्वेस्टर्स आ गए इंडिया में, एंड नाउ वी सीइंग द सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया। Sure. तो बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट का माहौल है। हमारा मार्केट भी बहुत ही आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी इन द मार्केट्स। आपने देखा ही होगा स्मॉल एंड मिड कैप का Yeah. परफॉर्मेंस लास्ट 6 to 8 मंथ्स में बहुत ही अच्छा रहा है। बट आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखते हो हमारा जो मैक्रो पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है। हमारा फॉरेक्स बहुत ही आई थिंक स्ट्रांग है आज। मतलब फॉरेक्स रिजर्व के बारे में लोग बात करते थे लास्ट ईयर, Yeah. आज आई थिंक बहुत ही कंफर्टेबली हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। उसके ऑल्सो हमारे जो बैंक के बैलेंस शीट्स है, बहुत सारे लोग पीएसयू बैंक के बारे में बात करते थे। आज पीएसयू बैंक्स का जो मतलब ग्रोथ हुआ है एंड सॉर्ट ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स कम इन, आई थिंक बैंक्स आर फ्लश्ड विद कैपिटल। तो अभी बहुत सारा जो लेंडिंग जो होने वाला है नेक्स्ट 5-10 सालों में वो अभी होने वाला है। तो सॉर्ट ऑफ ग्रोथ कैपिटल इंडिया में अभी आ रहा है। और बहुत सारे ये जो मैक्रो पॉइंट्स भी थे यूएस मार्केट के बारे में, Yeah. वो भी अभी बहुत कम हो गए हैं। आई थिंक ऑयल प्राइसेस भी जो 9500 के और मतलब तय रहे थे, अभी 85 पे आ गए। तो उसका भी मतलब ऑल्सो आई थिंक द इश्यूज हैव कम डाउन। सो ओवरऑल मैक्रो सिचुएशन बहुत ही अच्छा है। हमने देखा है कि जो लास्ट डेकेड 2010 टू 2020 में जो मार्केट का बढ़ाव आया था, वो एक्चुअली अर्निंग से नहीं आया था, वो आया था वैल्यूएशन से। Yeah. इंडियन मार्केट्स हैड बिकम सम ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट्स इन द वर्ल्ड। बट एंड विच इज़ वाई हमारा जो परफॉर्मेंस था वो यूएस के मुताबिक अच्छा नहीं रहा है। बट लास्ट 3 सालों में हमने देखा है कि इंडिया के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। सो इन स्पाइट ऑफ द मार्केट, ये तो स्टॉक मार्केट ने जो रैली दिया है लास्ट 1 साल में, Yeah. इन स्पाइट ऑफ द रैली हमने देखा है कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो वैल्यूएशन रेशियो है इंडिया में, वो वहाँ का वहाँ ही है। तो बहुत सारा ये जो परफॉर्मेंस आया है, इट्स कम ऑन द बैक ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, नॉट ऑन द बैक ऑफ वैल्यूएशन। Valuations. ये बहुत ही अच्छा काम है। और आई थिंक हमारा अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, आई थिंक हमने देखा है बहुत सालों में कि द नॉर्मली द ईयर बिफोर इलेक्शंस मार्केट्स टेंड टू बी वेरी गुड। सो Yeah. वो भी अच्छा मतलब माहौल है। अगर कोई भी इन्वेस्टर सोच रहा है कि शुड आई एंटर द मार्केट और नॉट, this in spite of the run, I think this is a good time to enter the markets today as well. तो और अगर आप देखते हो स्मॉल एंड माइक्रो कैप परफॉर्मेंस का बहुत मतलब लास्ट 3 सालों में बहुत ही तेज परफॉर्मेंस रहा है। बट आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये सेगमेंट भी आई थिंक द वैल्यूएशंस वर वेरी लो। और हमने देखा है कि ये सेगमेंट का जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। हमने एक स्टडी किया था इंटरनली, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है, वेयर वी मैप्ड आउट व्हाट विल एन एवरेज स्मॉल कैप स्टॉक लुक लाइक इन 2050। हमारा जो अभी यहाँ जीडीपी है, इंडिया का जीडीपी है करीबन $4 ट्रिलियन, 3.5-4 ट्रिलियन है। और हम यूएस के मुताबिक हो जाएंगे बाय द नेक्स्ट 26-27 ईयर्स। और एवरेज कंपनी स्मॉल कैप कंपनी का साइज है करीबन 15 से 17 हज़ार करोड़ का Yes. मार्केट कैप है। Yeah. ये जाएगा 2.2-2.3 लाख करोड़ मार्केट कैप Wow. तब तक। तो हमारा ये जो स्मॉल कैप कंपनियां के बारे में बात कर रहे हैं, दोज विल नॉट बी स्मॉल कैप्स इन द नेक्स्ट 15-20 years. Imagine they will be the size of a bigger than an average large cap company in the next 15-20 years. Sure. और हमने देखा है कि लास्ट 5 सालों में स्मॉल कैप इंडेक्स, एन एवरेज स्मॉल कैप कंपनी का साइज है 17,000 करोड़, Yes. और ये बड़ा है करीबन 4 से 5,000 करोड़। सो इट्स ऑलमोस्ट 3.5, almost 4 times the size an average small cap company. And we believe that going forward, ये जो growth जो आने वाला है इंडिया में, I think the maximum growth impact is going to happen in small caps. Yeah. सो मेरे हिसाब से तो प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में निवेशकों को देखना होगा कि रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा है। Yeah. सो इफ लुक एट स्मॉल कैप्स, यस द रिटर्न्स आर एक्सट्रीमली गुड, बट रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा है। स्मॉल कैप्स में जो ड्रॉडाउन्स आते हैं वो बहुत ही हाई ड्रॉडाउन्स होते हैं।
बहुत सारे इन्वेस्टर ने शायद बेयर मार्केट देखा नहीं होगा, लेकिन जब बेयर मार्केट आता है तब ये जो करेक्शन आता है स्मॉल कैप में वो सबसे ज़्यादा रहता है, और इट्स नॉट ओनली द मोस्ट बट ऑल्सो द डीपेस्ट ड्रॉ डाउन। तो Yes. अगर आप इन्वेस्ट करते हो और कल अगर मार्केट करेक्ट हुआ है तो आपको करीबन 2 3 4 या 5 साल वेट करना हो टू कम बैक। सो वी बिलीव दैट अगर स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग इज अच्छा है मतलब के पोर्टफोलियो के लिए, बट इट शुड बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आपके पोर्टफोलियो में 50-60% स्मॉल कैप में डालो, दैट इज़ वेरी रिस्की। मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड हैपन इन लार्ज कैप्स। दे आर ऑब्वियसली उनका परफॉर्मेंस लास्ट 1 साल में अच्छा नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप्स है वेरी स्टेबल। और अगर बेयर मार्केट आता है, अगर कोई भी गिरावट आती है, तो हमें देखा है कि लार्ज कैप बहुत ही स्टेबल रहता है उसके उस ड्यूरिंग दैट फॉल। सो वी Okay. बिलीव दैट अगर वेल्थ क्रिएशन करना हो तो stability is a lot more important than action, or I think small cap exposure is good for someone who wants to take risk, but maybe हमने देखा है कि अगर आपका risk बहुत ही high है तो maybe you can look at allocating 20-30% of your portfolio, but अगर आपका risk profile नहीं है तो it can also be avoided। ये है मेरा। Sure. So I mean, of course, I have a lot of questions lined up for you, जिसमें हम आपके साथ डिटेल में लार्ज कैप, स्मॉल कैप इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन वी वुड लव टू हियर योर व्यूज ऑन द सेम। लेकिन आई थिंक अभी जो मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, दैट्स अगर हम बात करें तो वी जनरली टेंड टू फॉलो सेंसेक्स या निफ्टी। आई मीन मोस्ट इन्वेस्टर्स वुड लुक एट दीज टू इंडिसेस। लेकिन जब हम इन इंडिसेस को देखते हैं, राइट, दे आर largely dominated by BFSI space, right? Mostly 35% weightage BFSI को दिया गया, and there are other biggies like technology हो गया, energy हो गया, and so on. At the same time, अगर हम small cap market segment की बात करें, the one we were just talking about, उसमें जो sectors हैं, they are mostly transportation, agriculture, tourism, and so on, which is kind of ignored by the large cap space, राइट। तो अगर हम देखें तो BSE सेंसेक्स या BSE वर्सेस BSE स्मॉल कैप, देयर इज वेरी लो एलोकेशन इन दिस। सो आपके ओपिनियन में हाउ कुड अ फोकस ऑन दीज सेक्टर्स बेनिफिट स्मॉल कैप फंड्स? मैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक अगर आप सेक्टर एलोकेशन देखते हो तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए। हमने देखा है कि अगर आप सेंसेक्स निफ्टी देखते हो तो दे डोमिनेटेड बाय, आपने बोला है लार्ज कैप, बाय BFSI नेम्स। Yeah. अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 38% का जो निफ्टी है वेटेज वो सिर्फ BFSI में है। Yeah. सो एंड BFSI का क्या है, थोड़ा थोड़ा सिक्लिकल परफॉर्मेंस भी होता है, तो बेयर मार्केट में थोड़ा सिक्लिकल परफॉर्मेंस रहता है। तो हमारे हिसाब से क्या है, जब आप स्मॉल कैप फंड या फिर मिड कैप फंड आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड करते हो तो आपको सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ही मिलता है। और ये नहीं, लेकिन बट ऑल्सो स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत बढ़ता है आपको। आई गिव एन एग्जांपल, अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स खरीदते हो तो मेजॉरिटी ऑफ योर मनी, आपका जो से 40-50% का जो आपको जो कैपिटल है वो टॉप 10 स्टॉक्स में जाता है। तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही टॉप हैवी हो जाता है, और Yeah. आपका योर एक्सपोजर टू टॉप 10 स्टॉक्स इज वेरी हाई। Yeah. अगर आप मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड या माइक्रो कैप फंड देखते हो तो वहाँ पे सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन एज वेल एज स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप स्मॉल कैप फंड का कोई भी इंडेक्स फंड लेते हो, या फिर कोई भी एक्टिव मैनेज फंड, आप देखोगे कि सबसे बड़ा स्टॉक होगा 2% वेटेज, 3% वेटेज, 1% वेटेज। इनफैक्ट बहुत सारे जो स्मॉल कैप फंड्स है हमारे इंडिया में, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, मतलब 150 स्टॉक्स तक होते हैं। Yeah. तो हमने देखा है कि स्मॉल कैप फंड्स, यस, दे ऑफर डाइवर्सिफिकेशन फॉर द ओवरऑल पोर्टफोलियो। Yeah. और हमने देखा है कि ये जो करंट जो सेक्टर प्रोफाइल है, जो आपने बताया था, वो अलग है। ये मेरे हिसाब से चेंज होता रहता है इंडिया में। अगर आप 2006 में हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम बात करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज, ऑयल एंड गैस। Yeah. आज हम बात कर रहे हैं BFSI, कल हम बात करेंगे IT के। द That's ब्यूटी ऑफ इंडेक्स, टॉप 500 कंपनियां इंडिया में हैं, वो चेंज होती रहती है। Yeah. And what's important is you buy these companies। Yeah. मुझे पता नहीं कि नेक्स्ट 10 सालों में कौन से 50 स्टॉक टॉप रहेंगे, पर मुझे पता है कि ये जो टॉप 50 स्टॉक्स है वो आज के टॉप 50 स्टॉक्स से बड़े हो गए। So I think that's what enables me to make sure that I have the best quality companies. So I think मेरे हिसाब से I think sector profile is good for diversification के लिए अच्छा है,
But I think too much analysis of which sectors, what is the component, कौन से stocks है, ये जो मतलब अगर आप full time investor नहीं हो तो आपके लिए थोड़ा बहुत may not be necessary for you to go into so many details. Yeah. Just continuing this conversation around sector diversification and different categories of funds. Um, just continuing with the small cap, and like you rightly said कि small cap funds में जो है बहुत सारे stocks रहते हैं in the portfolio. तो आपके ओपिनियन में ऐसा क्यों होता है? I mean, why is it that there are so many stocks in a small cap fund, and what are the benefits of so much diversification? Do you think it's because of liquidity कि small cap stocks में उतना liquidity नहीं रहता है, तो शायद उसकी वजह से इतने सारे stocks रहते हैं? What could be the reason, and how does it benefit me as an investor? Yeah, so अगर आप बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में देखते हो, Yeah. their AUMs are quite large. Hmm. हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं जो 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ टाइप फंड्स है, और वहाँ पे अगर आप आई थिंक अगर कोई भी इन्वेस्टर को इफ देयर इज अ ड्रॉडाउन, और अगर वहाँ पे कोई भी रिडेम्पशन का कोई प्रेशर हो जाए, तो देयर नीड्स टू बी इनफ लिक्विडिटी इन दोज स्क्रिप्ट्स. और हमने देखा है कि स्मॉल कैप नेम्स में लिक्विडिटी लार्ज कैप के मुताबिक बहुत ही कम है. तो Yeah. इसके हिसाब से इफ यू हैव अ लॉट ऑफ स्टॉक्स इन अ पोर्टफोलियो, इट्स मच इजियर टू सेल स्मॉल चंक्स. Yeah. अगर आपके पास 100 स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में, तो सेलिंग 1% ऑफ ईच स्टॉक is much easier than selling 10% of one stock. Hmm. तो आई थिंक ऑल दिस इज, ये सब इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा है. अगर कोई भी लिक्विडिटी इवेंट आ जाए, या फिर कोई भी अगर इन्वेस्टर को बहुत सारा पैसा निकालना हो, तो द ब्यूटी ऑफ हैविंग सो मेनी स्टॉक्स इज आपका इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ही कम होगा. Okay. तो और मार्केट्स भी बहुत ही स्टेबल रहेंगे बिकॉज इम्पैक्ट कॉस्ट कम रहता है. तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड फिलॉसफी Yeah. for most mutual funds to have so many stocks in the portfolio in a small cap type of fund overall. No, but then if I look at it from a return point of view, so liquidity point of view, I understand कि it's a benefit for me. Impact cost कम होता है, लेकिन return point of view से how does it work? हाँ, तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा है कि आई थिंक द रिटर्न्स इफ यू सी लास्ट 5-10 सालों में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है. Yeah. आई थिंक इनफैक्ट बहुत सारे लोग आजकल एक्टिव और पैसिव के बारे में बात करते रहते हैं. और हमने देखा है कि स्मॉल कैप्स एक आई थिंक अच्छा कैटेगरी है जहाँ पे स्टॉक पिकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक इट्स वर्कड वेरी वेल. तो most of the I think small cap funds have beaten the market Yeah. very comfortably by 1, 2, 3, 4, 5%. So मेरे हिसाब से I think in spite of having so many stocks, I think there is opportunity for stock picking in the small cap space. तो मेरे हिसाब से I think investors should not obviously अगर इन्वेस्टर्स को बहुत ही सिंपल ऑप्शन खरीदना है तो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड या ETF है. बट अगर इन्वेस्टर्स को अगर एक्टिव फंड खरीदना है तो स्मॉल कैप सेक्शन इज अ गुड सेक्शन, बिकॉज वहाँ पे हमने देखा है कि आउट परफॉर्मेंस का अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे. तो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक इवन रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा है कि बहुत ही अच्छा है स्मॉल कैप. So, this was about small caps, and I think हमने काफ़ी discuss कर लिया, and all of us know कि small caps ने बहुत अच्छा किया in the last few years, which is great. लेकिन जो हम नई कैटेगरी के बारे में बात कर रहे थे, which is micro caps, तो first help our investors understand कि ये micro cap funds होते क्या हैं. Also, जो micro cap funds होते हैं उनका so how does an index fund work in the micro caps category? So tell us some of the exciting ideas जो हैं micro cap space में, कितना रिस्क होता है इन फंड्स में फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर, और एक आइडियल टाइम होराइजन क्या होना चाहिए माइक्रो कैप फंड्स के लिए, अगर एज अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे माइक्रो कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है. हाँ जी, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो माइक्रो कैप ये जो कैटेगरी है बहुत ही न्यू कैटेगरी है, वेरी अनएक्सप्लोर्ड कैटेगरी. एंड हमने देखा है कि एंड यू लुकिंग एट ऑब्वियसली स्मॉलर कंपनीज, बट मैं आपको एकदम सिंपल से आपको ब्रेक डाउन कर देता हूँ. अगर आप इंडिया का पूरा स्टॉक्स, हमारे इंडिया में करीबन 2 से 3 हज़ार स्टॉक्स लिस्टेड है एक्सचेंज पे. और उसमें से ये जो टॉप 500 कंपनियां हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्शन है. तो उसमें से टॉप 100 कंपनियां होती है लार्ज कैप्स. कंपनी रैंकिंग 101 से 250. सो 100 to 250 होते हैं मिड कैप्स, 250 to 500 होते हैं स्मॉल कैप, और 500 के बाद होते हैं सब माइक्रो कैप कंपनियां. सारे तो सारे माइक्रो कैप कंपनी के कैटेगरी में रहता है. तो अगर आप एक स्मॉल कैप फंड खरीदते हो आज,
तो आप खरीद रहे हो फंड दैट इज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक नंबर 250 to 500. करेक्ट. So ये है broad definition about in India in terms of categorization. और हमने देखा है कि बहुत सारा जो एक्शन है अबाउट 95-96% ऑफ हमारा पूरा म्यूचुअल फंड AUM सिर्फ टॉप 500 स्टॉक में इन्वेस्टेड है. या. और ये जो माइक्रो कैप है सेक्शन हिस्टोरिकली द रीजन व्हाई नो वन इन्वेस्टेड इन इट बिकॉज द स्टॉक्स आर वेरी स्मॉल. बिकॉज एंड स्मॉल स्टॉक्स एज यू सेड वहाँ पे लिक्विडिटी का बहुत इशू है. पर हमने देखा है कि लास्ट 3 या 4 सालों में ये स्टॉक्स अभी छोटे नहीं रहे. दे हैव एक्चुअली आल्सो ग्रोन इन साइज. हमने देखा है कि द एवरेज स्मॉल कैप कंपनी स्मॉल कैप कंपनी average micro cap company is about 3.5 to 4,000 crores in AUM in market cap. तो ये मतलब it's not very small when जब बहुत सारे लोग माइक्रो कैप के बारे में बोलते हैं उनके दिमाग में होता है 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ कंपनियां के साइज. बट एक्चुअली द टॉप 250 माइक्रो कैप कंपनीज विच इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये इसका जो इंडेक्स हमने बनाया है वहाँ पे द एवरेज साइज ऑफ द कंपनी इज अबाउट 3,500 करोड़. सो इट्स क्वाइट इन्वेस्टेबल. और इसलिए हमने ये इंडेक्स फंड लॉन्च किया था करीबन 3 या 4 महीने पहले. और द होल आइडिया इन दिस इंडेक्स इज टू इन्वेस्ट इन अ माइक्रो कैप कैटेगरी 100%. तो आई थिंक इट्स रन लाइक एन इंडेक्स फंड. सो हमारे इंडस्ट्री में there's 2 types of investing, एक्टिव फंड और पैसिव फंड. एक्टिव में आपके जो ये फंड मैनेजर होते हैं they take a call about which stock to buy, which stock to sell. पैसिव में हम सिंपली मार्केट कैप वेटेड का जो ये फिलॉसफी है वो हम मानते हैं. उसका मतलब क्या है कि बड़े स्टॉक्स को ज़्यादा वेटेज मिलेगा और छोटे स्टॉक्स को कम वेटेज मिलेगा. और उसके हिसाब से हम ये फंड चलाते हैं. तो ये है जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स होता है, सेम वे यू आर रनिंग अ माइक्रो कैप फंड दैट्स ओनली फोकस्ड ऑन माइक्रो कैप स्टॉक्स. तो ये जो टॉप इंडेक्स फंड, ये जो टॉप 250 माइक्रो कैप फंड है ये हमने लॉन्च किया था करीबन 3-4 महीने पहले. और द आइडिया योर इज टू गिव इन्वेस्टर्स एक्सपोजर टू अ माइक्रो कैप इंडेक्स विच पहले कभी हुआ नहीं है. बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स हैव अ स्मॉल एलोकेशन टुवर्ड्स माइक्रो कैप्स, बट दिस इज द फर्स्ट फंड इन इंडिया that exclusively helps investors invest only in micro caps. Obviously ये risky segment है तो volatility भी ज़्यादा है. हमने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बोला है कि this could be a great segment for SIP allocation, because क्या SIP में you don't have to worry about buy low sell high ऐसा कुछ नहीं है. It's a systematic sort of approach of working. हमें देखा है कि ये segment में return भी बहुत ही powerful है, बहुत ही strong है historically, and I think it's good for people who are looking at high risk investing. तो उनके लिए बहुत ही अच्छा SIP टाइप ऑफ फंड है. और आई थिंक सिंस लॉन्च आई मीन दिस इज अगेन प्योर लक, बट द फंड इज ऑलरेडी अप 30% इन द लास्ट 3-4 months. परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, बट वी बिलीव दैट ऑब्वियसली दिस इज नॉट द रिटर्न देके आई थिंक इन्वेस्टिंग शुड नॉट बी फॉलोड. इट्स मोर रिस्क बेस्ड. सो पीपल हु आर विलिंग टू टेक द रिस्क शुड गो एंड इन्वेस्ट ओनली. बट हमने ये भी देखा है कि काफ़ी स्मॉल कैप फंड्स भी जो माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, रादर सम इक्विटी फंड्स दे इन्वेस्ट इन IPOs और न्यू एज टेक कंपनीज. तो इन सब में रिस्क कितना रहता है फ्रॉम एन हार्डकोर इन्वेस्टिंग अप्रोच, फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू? Tell us about the risk when we're looking at small caps investing in micro caps, IPOs and so on. Yeah, so I think हमारे equity markets में if you look at ज़्यादा return, there is this theory of high risk high return. Yeah. But the problem is high risk high return also leads to high risk and high drawdown, which is high short term loss. तो मैं ये बहुत सारा अच्छा I mean अगर आप ये जो investment philosophy है, in the stock market there is 2 ways of losing. There are 2 ways of losing money. One is called a drawdown, short term drawdown, which is a temporary loss. और दूसरा होता है परमानेंट लॉस, जहाँ पे आप आपका फंड या स्टॉक बेचते हो. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल डोंट कंफ्यूज द टू. इन अ परमानेंट लॉस दैट रिक्वायर्स यू टू सेल, whereas in a drawdown there is no selling, you're just holding on and you're waiting for things to recover. तो बहुत इंपॉर्टेंट जब आप आई थिंक स्टॉक मार्केट में आप निवेश करते हो, it's very important that whenever you see a short-term drawdown, the only way to really realize a loss is to sell. So and which is why investors
who are not able to take short term drawdowns, जिनको ऐसा रिस्क प्रोफाइल नहीं है जहाँ पे वो अपने पोर्टफोलियो 10%, 15%, 20% नीचे देख सके, उनको ये हाई रिस्क स्ट्रैटेजी से निवेश नहीं करना चाहिए। Okay. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आई एग्री विथ यू, बहुत सारे जो फंड्स है जो आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं या फिर न्यू एज टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं या फिर माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, ये फंड्स में रिस्क ज़्यादा है बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म रिटर्न भी ज़्यादा है। बट वी ऑल्सो फील दैट इन द इंटरिम बिफोर टुडे एंड लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है। सो जो 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 हमारे जो निवेशकों, दे आर एबल टू इन्वेस्ट एंड सिट टाइट, फॉर देम दीज आर गुड फंड्स फॉर देम टू इन्वेस्ट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये जो हाई रिस्क फंड्स में निवेश करना चाहते हो तो आपका ये जो लॉन्ग टर्म प्रोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इफ़ यू इन्वेस्ट, यू हैव टू इन्वेस्ट इन सिट टाइट फॉर 3, 4, 5, 7 years। इनफैक्ट हमने देखा है कि जो बहुत ही रिस्की फंड्स है वहाँ पे आपका इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म प्रोफाइल ज़्यादा होना चाहिए। लार्ज कैप में अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 3 to 5 years इज अ गुड होराइजन। अगर आप स्मॉल कैप में कर रहे हो तो एटलीस्ट 5 to 7 years, और माइक्रो कैप में तो मेरे हिसाब से 10 years के लिए यू शुड इन्वेस्ट टू रियली सी ट्रू वेल्थ क्रिएशन हैपनिंग इन द स्पेस। सो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। So you think 10 years is a decent time horizon for a micro cap category? एब्सोल्युटली, आई थिंक 10 साल बहुत ही अच्छा, मतलब आई थिंक एक्विटी इन्वेस्टिंग में मेरे हिसाब से तो फॉरएवर इज द राइट वर्ड। आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट नॉट एज पर योर गोल्स। अगर आपका गोल रिटायरमेंट है और अगर आप 30-35 साल के हो तो योर टाइम होराइजन शुड बी टिल यू रिटायर। Yeah. सो आई थिंक इट रियली डिपेंड्स, आपका टाइम होराइजन और आपके गोल का जो टाइम पीरियड है वो वैसा का वैसा होना चाहिए। तो अगर आपका गोल है एक घर खरीदना है और वो आपको खरीदना है 3 साल में, सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन एक्विटीज। Yeah. Whereas if your time horizon is for retirement, जो 30-35 साल के बाद हो, then equities is the perfect asset class। अगर आप 80 साल के हो और अगर आप आपके ग्रैंड किड्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो equity is a perfect asset class। Sure. So I think time horizon and goal बहुत ही important चीज़ है, और मेरे हिसाब से in equities minimum 3 to 5 years, 5 years is something which everyone should look at। So अब अगर हम करंट मार्केट सिनारियो की बात करें प्रतीक, इट्स फेवरिंग द लार्ज कैप स्टॉक्स ओवर मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स। हमने स्मॉल कैप रैली देख लिया, मिड कैप में भी अच्छा रिटर्न्स देख लिया, अब आई थिंक लार्ज कैप की बारी आ रही है। तो आपके ओपिनियन में जो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, हाउ शुड दे पिक द राइट लार्ज कैप फंड, राइट? क्योंकि वो सही लार्ज कैप फंड सेलेक्ट करना ही इन इट सेल्फ एक चैलेंज रहता है मैनी इन्वेस्टर्स के लिए। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द रिटर्न्स, राइट? रिटर्न्स के अलावा ऐसे और कौन से फैक्टर्स हैं जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं टू सिलेक्ट अ राइट लार्ज कैप फंड फॉर आवरसेल्फ? हाँ जी, सो मेरे हिसाब से आई थिंक इन्वेस्टर्स जो आई थिंक म्यूचुअल फंड उनको खरीदना हो तो नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट इज टू लोकेट योर रिस्क प्रोफाइल, जो मैंने पहले बात किया था। मेरे हिसाब से एवरी इन्वेस्टर शुड हैव अ लार्ज कैप एलोकेशन, शुड बी मेजॉरिटी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप्स, बिकॉज लार्ज कैप्स हमने देखा है कि बहुत ही स्टेबल है। अगर आप यूएस मार्केट देखते हो तो 70-80% ऑफ द म्यूचुअल फंड AUM इज जस्ट S&P 500, जो बहुत ही अच्छा इंडेक्स, लार्ज कैप इंडेक्स है वहाँ पे। तो एडवांस्ड इकोनॉमीज में मैक्सिमम कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप्स, और आई थिंक हमारे हिसाब से इन्वेस्टर्स इन इंडिया ऑल्सो शुड हैव मैक्सिमम एलोकेशन टुवर्ड्स लार्ज कैप स्टॉक्स, बिकॉज उनका प्रोस्पेक्ट्स, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छा रहता है और उनका रिस्क भी बहुत ही कम रहता है। तो आई थिंक एवरी जो भी आई थिंक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उनको आई थिंक ऑब्वियसली रैली उनको बहुत ही पसंद है, लेकिन मेरे हिसाब से फ्रॉम अ पोर्टफोलियो लेवल, डिस्पाइट द रैली, आई थिंक लार्ज कैप शुड बी अ मेजर पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है पर्सनल फाइनेंस में, ये कॉन्सेप्ट है एसेट एलोकेशन के लिए का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने एसेट एलोकेशन के मुताबिक इन्वेस्ट करना चाहिए। Not, I think what we as investors we focus too much on fund selection। हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, ये फंड खरीद दूँ या वो फंड खरीद दूँ, या ये स्मॉल कैप फंड है, वो लार्ज कैप फंड है, और हमें ये पता नहीं कि द वन थिंग दैट डिटर्मिन्स योर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, आपके जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स है, दीज आर डिटर्मिन्ड नॉट बाय फंड सिलेक्शन बट आपका एसेट एलोकेशन से डिपेंडेंट है। तो अगर यदि आप इक्विटी में 40% ले या 50% ले या 60% आपका एलोकेशन हो इक्विटी में, वो डिसीजन आपके लिए बहुत मोर इम्पोर्टेंट है
एज अपोज टू कौन सा फंड खरीदना चाहिए, कौन सा फंड बेचना चाहिए. सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टिंग. और आपके रिस्क एपेटाइट के मुताबिक आपको आपका खुद का एसेट एलोकेशन आपको बिल्ड करना चाहिए. तो ये Uh, इंपॉर्टेंट है. अगर so आप I लार्ज understand कैप. that, yeah, no, I understand that, but I'm हाँ. still saying कि 40 लार्ज कैप फंड्स अगर अवेलेबल हैं तो उनमें से मैं कैसे पिक करूँ कौन सा हाँ अच्छा जी. रहेगा, कौन सा अच्छा नहीं रहेगा. That was my No, question. absolutely, absolutely. हाँ, तो आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट. सो बहुत सारे 40 लार्ज कैप फंड्स हैं हमारे इंडिया में, और गोइंग फॉरवर्ड देयर बी 100. सो Yes. हमारे इंडस्ट्री में आई थिंक बहुत सारे, आई मीन वी हैड फ्यू ऑप्शंस 10-15 इयर्स अगो, अभी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स टू आई थिंक लुक एट लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. आई थिंक इन्वेस्टर्स को अंडरलाइंग जो फंड है उनका investment strategy, they should maybe take some time and understand the underlying investment strategy. Yeah. What is the investment strategy, what is the fund manager outlook, what is the fund manager profile, कितने साल से manage कर रहे हैं, what is the long term track record. और track record मतलब 2-3 साल का नहीं, but they should look at 5 years minimum track record of the fund, and then look at investing in the fund. मेरे हिसाब से लार्ज कैप स्पेस में ऑल्सो इन्वेस्टर्स कैन लुक एट इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स. हमने देखा है कि ये जो परफॉर्मेंस गैप है बिटवीन बिटवीन ईटीएफ, बिटवीन पैसिव और एक्टिव के बीच, बहुत ही परफॉर्मेंस गैप बहुत ही कम आ गया है. और हमने देखा है कि अगर इन्वेस्टर को से 5 या 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो, तो फिर आई थिंक देयर इज नो रीजन टू नॉट लुक एट ईटीएफ्स, बिकॉज वहाँ पे क्या है, देयर इज नो अंडर परफॉर्मेंस. आपका कभी भी बैड परफॉर्मेंस नहीं आएगा, सो Yeah. देयर इज नेवर अ रीजन टू सेल योर पोर्टफोलियो. हमें देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स दे सेल द पोर्टफोलियोज बिकॉज ऑफ बैड परफॉर्मेंस. और अगर आप पैसिव फंड देखते हो, ईटीएफ, इंडेक्स फंड, स्पेशली इन लार्ज कैप्स जहाँ पे रिटर्न डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, वहाँ पे आपको द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इज वेरी लो. Sure. इसलिए और बहुत ही ईजी भी है ना, अगर आप निफ्टी 100 या फिर निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में आप निवेश करते हो, तो आप 10-15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, मतलब एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, और देयर इज नो रीजन फॉर यू टू एवर सेल दैट फंड इन द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स. Sure. हमने देखा है यूएस में ये जो S&P 500 फंड है, ये लॉन्च हुआ था 1970s में. 50 साल पहले लॉन्च हुआ था, और आज विश्व का सबसे बड़ा फंड है. Yeah. And I think investors, for 50 years, I think 50 सालों में there's no fund that has delivered maybe better than what the S&P has done. So I think long term investing के लिए where there's no disappointment, where there's बहुत easy decision है. I think index funds, ETFs make sense. If you're looking at active funds, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत फंड मैनेजर के बारे में थोड़ा रिसर्च करना होगा. इन्वेस्टमेंट स्टाइल, EMC, trust for the EMC is also very important. Yeah. अगर आपको if you trust a certain brand, you should go with that. Okay, wonderful. All right. So, हमने बहुत सारे थीम कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर अवेलेबल इन इन्वेस्टिंग, और एक ऐसी थीम है मोमेंटम इन्वेस्टिंग. तो अब हमें ये बताइए प्रतीक कि ये मोमेंटम फंड्स क्या होते हैं, और आपके ओपिनियन में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या उनको मोमेंटम फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए? एंड ऑल्सो आई थिंक ये थोड़ा कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ है दैट जो द बिलीफ इज कि वट एवर हैज हैपेंड इन द पास्ट माइट नॉट हैपन इन द नियर फ्यूचर. सो how do you justify momentum fund as a strategy? हाँ जी. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है मोमेंटम. हमने देखा है कि and momentum actually it's fund designed to exploit people's psychology. So क्या होता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग में कि बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं जो जहाँ पे बहुत ही मतलब 3 या 6 महीने से मोमेंटम है, उनको आप खरीद देते हो. बिकॉज हमने देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स है, टेंड टू कम इन लेट इनटू स्टॉक्स. And because they tend to come in late, they tend to take momentum stocks and actually drive prices even higher. तो जो द मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो होता है, ये आज आप म्यूचुअल फंड के द्वारा आप खरीद सकते हो. बहुत सारे मोमेंटम फैक्टर फंड्स होते हैं. बेसिकली देयर इन दिस फैमिली कॉल्ड फैक्टर फंड्स, जो वेयर यू हैव द बेनिफिट ऑफ कॉस्ट एज वेल एज परफॉर्मेंस. हमने देखा है कि फैक्टर इन्वेस्टिंग में यू हैव द लो कॉस्ट ऑफ एन इंडेक्स फंड, बट द एबिलिटी टू आउट परफॉर्म, आपको अल्फा भी आपको मिल सकता है फैक्टर फंड्स में. सो दैट्स द डुअल बेनिफिट ऑफ फैक्टर फंड्स. अब वहाँ पे मोमेंटम एक स्ट्रैटेजी है दैट बेसिकली एक रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है. और द रूल क्या है कि जो निफ्टी 200 का जो यूनिवर्स है,
तो टॉप 200 स्टॉक्स में इंडिया जो होते हैं, वहाँ से आप 30 स्टॉक खरीदोगे जहाँ पे आपने मोमेंटम देखा है लास्ट 6 से 12 महीने में। So Okay. if you've seen, so the 30 stocks that have the highest momentum in the last 6 to 12 months, वो आपके पोर्टफोलियो में आप खरीद सकते हो। और हमने देखा है लास्ट 10 से 15 सालों में, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो ग्लोबली, मोमेंटम एज अ स्ट्रेटेजी इज डन वेरी वेल। इंडिया में हमने देखा है कि लास्ट 10-15 सालों में मोमेंटम ने बहुत सा मतलब ऑलमोस्ट 4 to 5% आउट परफॉर्मेंस दिया है निफ्टी के ऊपर। सो स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी हर मार्केट कंडीशन के में नहीं चलता है। Yeah. हमने देखा है कि अनलाइक अ पैसिव फंड, इंडेक्स फंड में क्या है, आप अंडर परफॉर्म कभी करोगे नहीं बिकॉज इट्स एन इंडेक्स फंड, लेकिन मोमेंटम फंड एक्ट्स लाइक एन एक्टिव फंड। बहुत सारे जो इंस्टेंसेस हो गए पास्ट में जहाँ पे मोमेंटम फंड का परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस रहेगा इंडेक्स। सो इट्स नॉट अ फंड विच विल कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म एट ऑल टाइम्स। अगर आप ये मोमेंटम फंड खरीदते हो तो आपको एज ए सेड यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। आप 6 महीने या 8 महीने के लिए नहीं खरीद सकते हो, ये इक्विटी फंड है, तो यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ 5 to 7 year, मे बी 7 year प्लस परस्पेक्टिव। हमने देखा है कि अगर आप 5 से 7 सालों के लिए आप ये खरीद के रखते हो आपके पोर्टफोलियो में, तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है। बट इट्स अ वेरी इनोवेटिव फंड। आई थिंक इट्स स्लाइटली मोर, अगेन ये थोड़ा हाई चर्न वाला फंड है, थोड़ा रिस्की फंड है। हमने देखा है कि बेस्ड ऑन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड और लास्ट 1 सालों में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है, बट इट्स नॉट कंसिस्टेंट। तो अगर आप खरीदते हो तो आप प्लीज़ रखिए आपके पोर्टफोलियो में मिनिमम 5 to 7 years इफ़ यू लुकिंग एट स्ट्रैटेजी। हमें हम मोमेंटम बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है। एक और स्ट्रैटेजी तो बहुत ही अच्छा है, उसका नाम है लो वॉल स्ट्रैटेजी। तो क्या होता है, मोमेंटम में आप खरीदते हो स्टॉक्स जहाँ पे कोई बढ़ाव आया है लास्ट 6 से 12 महीने में। लो वॉल इज अ स्ट्रैटेजी वे और एक्चुअली बाइंग स्टॉक्स दैट हैव लो वॉलेटिलिटी। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे बिजनेसेस बहुत ही स्टेबल है, बैलेंस शीट्स बहुत ही स्टेबल है, कंज्यूमर कंपनीज है, आईटी कंपनी है, वहाँ पे क्या है, ये बुल मार्केट और बेयर मार्केट का इम्पैक्ट नहीं रहता है, उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही स्टेबल रहता है। तो ये जो फंड है जो बहुत ही लो वॉल सिक्योरिटीज में खरीदता है, और हमने देखा है कि ये बहुत ही अच्छा मतलब पोर्टफोलियो अगर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो खरीदना हो तो ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है in which you can create a very stable portfolio of stocks Okay. through a low vol fund. तो आई थिंक these two factors इंडिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है, एंड आई थिंक investors could look at this if they're looking for something different. लेकिन जब हम फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, चाहे लो वॉल हो चाहे मोमेंटम हो, डू यू थिंक द आइडियल फॉर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर या मैच्योर्ड इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये एक्चुअली, हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एक्चुअली। मेरे हिसाब से इट्स नॉट फॉर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। ये आई थिंक इफ़ यू हैव द मैच्योरिटी, अगर आपने 1-2 साल इन्वेस्ट में किया, अगर आपको बहुत ही इंटरेस्ट है स्टॉक सिलेक्शन में, फंड सिलेक्शन में, तो मेरे हिसाब से दीज आर गुड स्ट्रैटेजीज फॉर समवन हु स्लाइटली मोर इंटरमीडिएट। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए सिंपल सा मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या फिर निफ्टी 500 टाइप ऑफ फंड इज अमेजिंग, वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और हमने देखा है कि हमारे एक्विटी मार्केट्स में भी अगर आप देखो लॉन्ग टर्म फ्लोज आएंगे सबसे सिंपल फंड्स में, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, निफ्टी, Yeah. वेरेज बहुत सारा शॉर्ट टर्म फ्लोज आपको दिखेगा स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप में, बट मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्विटी टेंड्स टू बी इन दिस वेरी सिंपल स्ट्रैटेजीज। तो जितना आपका पोर्टफोलियो सिंपल रहेगा उतना उतना मतलब the better wealth creation will be over the long term. Alright, okay. So I do think कि जब हम stock selection की बात करते हैं, it's not just in science. I'm sure there's a lot of thought process that goes behind it. So I think what we would like to know is the story behind the concept itself. तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड जो है क्या philosophy follow करते हैं of value investing in equity mutual fund schemes? हाँ जी, so Motilal Oswal, mutual fund, I think it's a very बहुत ही, I think as a mutual fund house, we are very different. हम सिर्फ equity के बारे में सोचते हैं, so we're a pure equities house. हम करीबन 55,000 करोड़ मैनेज करते हैं और पूरा equity का पैसा है. So as a group, हमारा पूरा philosophy equity first है. Group tagline, I think equity, I think Motilal Oswal. So I think overall as a group, we are crazy about equity, and we've been focused here, and we've obviously done very well in the space. हमारा ये जो इन्वेस्टिंग का जो फ्रेमवर्क है, ये है, it comes from
maybe Warren Buffett style investing. We were very inspired by Warren Buffett in the 80s and 90s, and उसके बाद we started our own investment practice in early 2000s. Yeah. But हमारा philosophy है, अभी we have an acronym called QGLP, जिसका नाम है क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिटिविटी और प्राइस. और ये हम अब हमारा फिलॉसफी एक सिंपल सा एक्रोनिम में आप डिफाइन कर सकते हो. क्वालिटी का मतलब वी ओनली बाय क्वालिटी स्टॉक्स. ग्रोथ मीन्स वी बाय स्टॉक्स विच आर हाई ग्रोइंग. तो बहुत सारे कंपनियां जो जिनका ग्रोथ रेट बहुत ही हाई है उनको हम प्रेफरेंस करते हैं. लॉन्जिटिविटी ऑब्वियसली हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है. आप देखोगे कि हमारा चर्न, हमारे पोर्टफोलियो चर्न बहुत ही कम रहेगा. और प्राइस मीन्स वैल्यू. सो हम वी वोंट बाय स्टॉक्स एट एनी प्राइस. तो अगर आप देखते हो हमारा जो पी रेशियो है हमारे फंड्स में, वो इंडेक्स के मुताबिक है, लेकिन इंडेक्स के थोड़ा नीचे है. पर हमारा ग्रोथ कोशेंट इंडेक्स से बहुत बड़ा है. Okay. सो आई थिंक ओवरऑल दिस इज अ इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी जो हमने प्रैक्टिस किया है बहुत सालों में, करीबन ऑलमोस्ट 20 इयर्स से. वी लॉन्च द पीएमएस बिजनेस 2002 में, और आज ऑब्वियसली वी आर सिटिंग ऑन अ ह्यूज एयूएम ऑफ 55-60,000 crores. बट ये हमारा ग्रुप फिलॉसफी, हमारे जो ये इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है. एंड होपफुली एंड वी बिलीव दैट दिस फिलॉसफी इज एक्सीलेंट फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, which we have done in lot of our funds. हमारे 6 से 7 actively managed funds है. Yeah. सबका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है. Okay. So I'm going to ask you a very simple question. It's a little personal, but tell me कि प्रतीक ओसवाल अपने पैसे को कैसे बढ़ाते हैं? I know that you also follow the invest and forget mantra, but tell us a little bit about this. So मेरा इन्वेस्टमेंट मंत्रा एक्चुअली इज बहुत ही कुछ ज़्यादा ही सिंपल है एक्चुअली फॉर मोस्ट पीपल. आई थिंक I am I'm a practitioner of minimalism. Don't like I don't like a lot of brands. I don't even my investment portfolio is very simple. I think 1 or 2, 3, 4 mutual funds I have in my portfolio. And I do SIPs just like anyone else. So मेरा SIP चल रहा है. और एक्चुअली मेरा एंड मैं करीबन 10 से 15 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट्स में. सो वेरी वेरी स्टेबल. सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है फ्लेक्सी कैप फंड में, which I think is a best category in India, because it gives the fund manager a lot of flexibility, and also good for risk management. So I think that's where most of my money is. I invest all of my money in my own in our own mutual funds. मतलब that's one mutual fund. और ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करता हूँ. आई डोंट इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, नॉट इवन इन फिक्स्ड इनकम. तो मेरा पोर्टफोलियो एलोकेशन है 100% इक्विटी. अगेन नॉट रियली समथिंग आई वुड रिकमेंड. मैंने बहुत सारे साइकिल्स देखे हैं और मैं ड्रॉडाउन से भी कंफर्टेबल हूँ. अगर मार्केट्स टूटता है 40-50-60%, I know it's short term because I'm long on India. So I think very 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 simple 100% equity, a few funds, and really no asset classes. But मेरे हिसाब से ये बहुत ही थोड़ा simplistic है for most investors. I would expect most investors to have about 60-80% in equity and the rest in fixed income. बहुत सारे लोगों के should also have a emergency fund, which I think is important for most retail investors. तो वो भी होना चाहिए in case you have some needs coming in. But yeah, this is how I invest my money. I can't buy stocks unfortunately. So I would have loved to buy a few blue chip stocks, but compliance team doesn't allow it in my company. But so I stick to mutual funds. Wonderful. Okay. So, since you are passive, you handle, the passive funds in Motilal Oswal. So, quickly help us understand कि आप हमें ये बताइए कि आप passive funds के बारे में या passive investing के बारे में क्या सोचते हैं, and give us your insights on passive funds. I know हम already थोड़ा बहुत discuss कर चुके हैं about passive investing, but especially जो first time investors होते हैं उनके लिए passive funds या index funds क्यों ज़रूरी होते हैं. And also throw some light on the fact जो हम active versus passive की बात कर रहे थे, how passive funds is probably a better solution for a first time investor. So help us understand this. So my मेरा ये जो I think personal ambition है is to increase the number of investors in India. मैंने I think आज हम देख रहे हैं कि करीबन there's around 4.5 crore DMAT maybe folios in India. Not folios, I would say unique PANs in India who are investing. So about 3 to 4% of the population.
एंड आई थिंक टू अगर आपको ये 3% का 10, 15, 20% देखना है नेक्स्ट 10 सालों में, जो मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा, आई थिंक लॉट ऑफ द मनी इज गोना कम इन सिंपल प्रोडक्ट्स। Yeah. हमने देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्पेस। Yeah. और मेरे हिसाब से पैसिव फंड्स एक बहुत ही आसान सा सिंपल सा सोल्यूशन है फॉर वेल्थ क्रिएशन। हमने देखा है कि द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो लास्ट 20 सालों में काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। हमने देखा है कि स्टॉक इन्वेस्टिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, Mhm. और उसके लिए आई थिंक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज मेड स्टॉक इन्वेस्टिंग सिंपल, Yeah. and I think passive funds have made mutual fund investing simple. So I think which is why I think it's a simplest form of ownership. Yeah. मैं बहुत लोग को बोलता हूँ कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना हो, the only way to create wealth, if you look at every wealthy person on the planet, अगर आप कोई भी wealthy person on the planet देखोगे, एक जो कॉमनैलिटी आपको मिलती है ये सारे wealthy person के बारे में, वो कॉमनैलिटी इज दैट दे ओन समथिंग, उनके पास Yeah. कुछ ओनरशिप है। They either own their own business, or they own real estate or equity or gold or some asset class. Or zero people or even stock options. Almost no one gets wealthy on a salary. Yeah. Well, the most important thing for an investor today is to build ownership of something. It can be anything, and FDs unfortunately are not ownership. FDs में क्या होता है, आपका inflation rate बहुत ही high रहता है, Hmm. तो actually money stuck in a bank account makes you Yeah. poorer. So the only really one asset class that creates is the easiest way to own things, own businesses is stock. Yeah. So I think ownership बहुत ही important है। हमने देखा है कि passive fund जो है, जो बहुत ही low cost पे में they promote ownership of stocks. Yeah. So ये है passive funds. So just to give a background about what passive funds is, हमारे इंडिया में active funds होते हैं, passive funds होते हैं। Active में it's managed by a fund manager. Passive is managed by an index, or it's a market. So you're basically replicating a Nifty or a Sensex that you see on a daily basis. So it's Yeah. a very simple form of investing. हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे जो निवेशकों ने जिन्होंने पैसिव फंड्स खरीदा है, they're very happy because they don't have to ever sell their fund. As I said, performance is very straightforward. हमने देखा है कि लास्ट 5 सालों में performance difference between active and passive has also come down. Yeah. So overall, it's a very simple way of investing, and we believe that this active and passive debate, मेरे हिसाब से जो मैं एक्चुअली यूएस में काम करता था, वेयर आई वाज मैनेजिंग मनी, और वहाँ पे एक्टिव और पैसिव लास्ट 50 साल से चल रहा है, और अगर एक्टिव जीतता या पैसिव जीतता, यू हैव वन और द अदर, बट एक्चुअली मोस्ट पोर्टफोलियोज हैव बोथ इन देम। Yeah. अगर आप कोई भी पोर्टफोलियो देखते हो यूएस में, एटलीस्ट इचना है, अल्ट्रा इचना है, उन सब पोर्टफोलियोज में करीबन आधा होता है एक्टिव और आधा होता है पैसिव। Passive. तो आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड लुक एट अ कॉम्बिनेशन अप्रोच। हम बोलते हैं इन्वेस्टर्स को कि अगर आपको आपका पोर्टफोलियो बनाना हो, तो जो भी आपको, सो देयर शुड बी टू कंपोनेंट्स। Mhm. एक होता है आपका कोर पोर्टफोलियो, और दूसरा तो है सैटेलाइट पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो होता है दैट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो दैट यू डोंट टच फॉर मेनी इयर्स। Hmm. ये जो सेक्शन होता है दैट यू विल नॉट टच फॉर 10, 15, 20, 20, जब भी आपका मतलब गोल आता है, और इफ यू रिटायर यू कैन टच इट। एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो होता है जहाँ पे आपको नेक्स्ट 3 से 5 सालों के लिए आपको बेट करना हो। Yeah. सो आई थिंक मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को जो ये पैसिव फंड्स है, दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो, where you will not touch for many years. And if you're looking at betting for the next 3 to 5 years, अगर आपको नेक्स्ट 3 से 5 सालों में एक स्टॉक खरीदना हो, या फिर एक एक्टिव फंड खरीदना हो, या फिर कोई भी मोमेंटम या फिर लोअर स्ट्रेटजी को लेना हो, तो नेक्स्ट 5 वो सैटेलाइट में आप एक्टिव फंड खरीद सकते हो। सो दिस इज हाउ यू स्ट्रक्चर अ वेरी गुड पोर्टफोलियो ओवरऑल। सो ये होता है, मतलब मेरे हिसाब से हमारे इंडिया में मोस्ट इन्वेस्टर्स के पास passive allocation बहुत ही कम है, close to maybe 0%. So have an allocation to both is what I would recommend for all investors. Yeah. And I'm sure first time investors के लिए also, as you rightly said, this is definitely a good starting point. Yeah. Yes, and also बहुत ही important चीज़ है that starting point is important, but when you start also is very important. Yeah. And I think हमने देखा है कि बहुत सारे investors start late. They start at say 20, 25, 30, 35. मेरे हिसाब से the trick to wealth creation is to invest early, not to invest right. Investing early is a lot more important. Even if you're invested in the worst fund Yeah. in India in the last 20 years, would have made tons of money. So I think and हमने देखा है कि जो कंपाउंडिंग है, ये फर्स्ट 5 से 10 सालों में बहुत ही स्लो रहता है,
लेकिन उसके उसके बाद इट बाद जस्ट गोज अप लाइक अ रॉकेट। बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट ने निवेश किया था आई थिंक 11 या 12 सालों में, एंड ही मेड हिज फर्स्ट $1 बिलियन। उन्होंने $1 बिलियन आई थिंक 55 या 60 पे अर्न किया था, एंड देन दैट 1 बिलियन बिकेम 100 बिलियन बाय 80-85। वाओ, सो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। या और हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो जल्दी स्टार्ट करते हैं, उनको ये कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा रहता है। मतलब दे व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग एंड दिल बी सरप्राइज्ड, अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आप 20 सालों के बाद आई एम टेलिंग यू, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मार्केट्स में अर्ली 90s से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1995 2000। और जब मैं पूछता हूँ क्या हुआ, वो बोला मतलब दे आर astounded, shocked by the amount of wealth creation they've had. आई कैन इमेजिन। Absolutely shocked. Why? Because और उन्होंने नहीं and they didn't say that अरे मैंने अच्छा फंड खरीदा और मैंने अच्छा स्टॉक खरीदा। No, like नहीं, मैंने इन्वेस्ट किया 90s में, और 20 साल बाद हमने देखा है कि रिटर्न्स बहुत ही अच्छे हैं। सो आई थिंक इन्वेस्टिंग अर्ली इज वेरी ट्रू। और बहुत सारे निवेशकों को बोलूँगा कि अगर आपको निवेश करना हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नॉट ट्रेडिंग, देन हैव अ पोर्टफोलियो। यू नो अगर आप हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भी हैं, उनको स्टॉक्स खरीदना हो, देयर इज नो हार्म इन बाइंग स्टॉक्स, यू शुड बाय एंड सेल स्टॉक्स। बट मेरे हिसाब से आप यू शुड हैव अ लॉन्ग टर्म स्लीव एंड अ शॉर्ट टर्म स्लीव। आपको मे बी 70-80% यू कैन इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स, and 10-20% you can obviously invest in stocks. But make sure you create a long term portfolio very 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 early, maybe in a school or college. या मैं बहुत सारे पेरेंट्स को बोलता हूँ कि जब उनके आई मीन आई हैव अ बेबी नाउ, बट lot of parents I tell them to start investing at age 10, 11, 12 as early as possible, to really make sure that their kids have a stable and a good sort of savings for them. Yeah. Yeah, and I completely agree with you. And I have two kids. We've already started investing for them when they were born, Very and good. yeah. So of course for their higher education, but SIPs उनके नाम पे शुरू कर दिए हैं when they were born. So I think it is very important, like you rightly said, कि timing बहुत ज़रूरी होता है. I mean, making sure that you stay invested for the long term, absolutely. Yeah. Okay, so हम asset allocation की बात कर रहे थे प्रतीक, and I do believe that asset allocation is extremely important. हमारे portfolio को diversify करना चाहिए because it helps in reducing risk. तो ये जो international markets में invest करना होता है, do you think that is a separate asset class, या उसको हम asset allocation का हिस्सा बना सकते हैं? So tell us the importance of international funds, और वो कैसे हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, एंड टू व्हाट एक्सटेंट जो इंडियन डोमेस्टिक एक्विटीज़ और जो इंटरनेशनल एक्विटीज़ वो कैसे कोरिलेटेड होती हैं. So, and also, does Motilal Oswal जो stock market indices, to its international funds? हाँ जी, सो आई थिंक एसेट एलोकेशन मैंने बात की थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। Yeah. एंड मेरे हिसाब से when you're looking at asset allocation, the whole idea behind asset allocation is to look at different asset classes. और बहुत सारे asset classes है. You have equity, you have debt, you have gold, you have international equity, you have real estate. So हमारे हिसाब से the best you should have हर portfolio में you should have multiple asset classes. Mhm. And the reason why you should have it is because हमने देखा है कि जब आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे asset classes होते हैं, तो नेचुरली आपका पोर्टफोलियो बहुत ही स्टेबल रहता है। Yeah. ये क्यों होता है? बिकॉज इन केस कल इक्विटी गिरता है, तो आपका ये जो फिक्स्ड इनकम एलोकेशन है, गोल्ड एलोकेशन है, आपका अगर इंटरनेशनल इक्विटी एलोकेशन, वो नहीं गिरेगा। तो आपका ये जो पोर्टफोलियो ड्रॉडाउन जो होते हैं, वो बहुत ही कम हो जाते हैं। सपोज टुमारो इंटरेस्ट रेट्स गो अप, इंटरेस्ट रेट बहुत ही बढ़ गया है, तो आप देखोगे आपके डेट फिक्स्ड इनकम जो है, जो म्यूचुअल फंड्स है, उनका वैल्यू नीचे जाएगा, और आपका इक्विटी पोर्टफोलियो वैसा का वैसे ही रहेगा। Yeah. सो आई थिंक पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए एसेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए मेरे हिसाब से हर इन्वेस्टर, हर निवेशक को मल्टीपल एसेट क्लासेस में निवेश करना चाहिए। तो हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे मल्टी एसेट फंड्स भी है, बैलेंस एडवांटेज फंड्स भी है, जो नेचुरली एसेट एलोकेशन देते हैं। बट इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में भी आई थिंक दे शुड हैव अ गुड एलोकेशन टुवर्ड्स ऑल एसेट क्लासेस। और इंटरनेशनल एसेट क्लास ये एक एसेट क्लास है जो बहुत ही नया है। आई थिंक इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही रिसेंटली हुआ है, लास्ट 4 या 5 सालों में। आई थिंक Motilal Oswal has done overall a good job of sort of getting this to the masses. Yeah.
And the reason why you should have international is because, as I said, हमने देखा है कि अगर आपका पोर्टफोलियो का रिस्क कम करना हो, Mm-hmm. then you would invest in fixed income, Yeah. right? और हमने देखा है कि जब आप फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका रिस्क तो कम हो रहा है, लेकिन आपका रिटर्न भी कम हो रहा है, Yeah. बिकॉज फिक्स्ड इनकम के रिटर्न्स कम आते हैं। Hmm. तो अगर आप इंटरनेशनल फंड्स देखते हो, तो हमने देखा है कि आपका जब आप ये 10 या 15 या 20% एलोकेशन करते हो इंटरनेशनल फंड्स में, Mhm. तो आपका रिस्क तो कम होगा, बिकॉज इंडियन मार्केट्स एंड यूएस मार्केट्स उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अलग रहता है, बट आपका रिटर्न भी वैसा का वैसा रहेगा। Sure. लास्ट 20 सालों में हमने देखा है कि इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस और यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस का में अंतर ज़्यादा है नहीं। सो व्हाट वी आर सेइंग इज बाय एडिंग एन एलोकेशन टुवर्ड्स इंटरनेशनल फंड्स और स्टॉक्स, you are bringing down risk in your portfolio, but your return is as it is. And that is the beauty of International investing investment. internationally. उसके बावजूद you're also getting an asset class called US dollar. Yeah. हमने देखा है कि जब मैं मतलब स्कूल गया था यूएस में 2006-2007 में, तो तभी डॉलर रेट था 40, जब मैं वापस आया था तो 50 हो गया था, और अभी हो गया 85, और ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years it'll become 100। तो हमें, और हमारे जो एक्सपेंसेस है, मैं अभी एप्पल मैकबुक से बात कर रहा हूँ, यू आर बाइंग आईफोन्स एंड लैपटॉप्स, ऑल आर एक्सपेंडिचर इज हैपनिंग इन डॉलर, बट आर इन्वेस्टमेंट्स आर इन रुपी। तो सम ऑफ एड, सो जब आप इंटरनेशनल फंड्स में आप निवेश करते हो, तो आपको यू आर नॉट ओनली बाइंग स्टॉक्स लाइक एप्पल, गूगल, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, जो बहुत ही जो स्टॉक्स है जो आप रोज यूज करते हो, बट ऑल्सो यू आर बाइंग द यूएस डॉलर, विच आई Yeah. थिंक इज वेरी वैल्यूबल फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। सो मेरे हिसाब से क्या है, ये एसेट एलोकेशन में आई थिंक मोस्ट पीपल should have at least 10, 15, 20% of the allocation outside of India, and I think at Motilal obviously, and I mean a lot of other AMCs have good international funds. Sure. मेरे हिसाब से क्या है, इंडिया में your ability to select funds is much easier, but global में बहुत सारे options है। तो मेरे हिसाब से सिंपल सा जो S&P 500 इंडेक्स फंड या फिर नैस्डैक ETF या इंडेक्स फंड, बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट है जो आपके पूरे एसेट एलोकेशन नीड्स को कंप्लीट कर सकता है। सो मेरे हिसाब से, एंड इट्स नॉट रियली, मेरे हिसाब से ये कोई नया चीज़ नहीं है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखोगे इन यूरोप और इन द यूएस और साउथ ईस्ट हांगकॉन्ग में, मोस्ट इन्वेस्टर्स 90%, 95% ऑफ देम ऑफ इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो में कोई ना कोई इंटरनेशनल फंड होता ही है। Okay. Okay. और मेरे हिसाब से इट्स अ ग्लोबल स्टैंडर्ड, और अभी इंडिया में भी ये आ रहा है। सो आई थिंक निवेशकों को डेफिनेटली शुड हैव अ एलोकेशन ऑफ 10, 15, maybe 20% towards international funds. Wonderful. And I think diversification is the key, right? अब हम बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करें because of diversification. So why not into another asset class in itself? Absolutely, Absolutely. absolutely. ओके, सो प्रतीक, आपने हमें बोला था कि आप पिछले 10 से 15 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि आपकी लर्निंग्स क्या रही हैं इन दीज 10-15 years which we as investors can learn from? I think you know I think learnings तो बहुत सारे हैं। I think stock market और investing में what I've learned is that the more you do, the I think हमने देखा है कि बहुत सारे जो investors है, some of the best investors, and this is from my personal and also from data, सबसे बेस्ट इन्वेस्टर्स होते हैं फाइनेंस इंडस्ट्री के बाहर। तो हमारे प्रोफाइल में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, प्रोफेशनल्स हु डोंट हैव मच टाइम टू रियली सी द इन्वेस्टमेंट्स, और उनका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा रहता है बिकॉज दे डोंट टच द इन्वेस्टमेंट्स। Yeah. So I think the best, or to take it one step further, the performance of people who are deceased and this is done by some study, someone with a study, Yeah. are actually the best because they don't make any changes. So मेरे हिसाब से the number one learning मैं देखा है कि when you make an investment, don't touch it. हमने सीखा है स्कूल से कि hard work pays. Patience pays. I think you have to do a lot, you have to act a lot. हमने देखा है, हमने हमारे जॉब पे द मोर यू डू द बेटर योर रिजल्ट्स, बट इन्वेस्टिंग में ऑपोजिट है, द लेस यू डू द मोर द रिजल्ट्स। सो मेरे हिसाब से कीप इट सिंपल एंड ऑल्सो गिव इट टाइम, डोंट टच योर पोर्टफोलियो, स्पेशली ड्यूरिंग बैड टाइम्स। Yeah. हमने देखा है, एंड दैट्स नंबर वन। नंबर टू, मैंने सीखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स टेंड टू ओवर इन्वेस्ट इन गुड मार्केट्स एंड अंडर इन्वेस्ट इन बैड मार्केट्स, Okay. और ये बहुत ही बड़ा एक्चुअली मिस्टेक है।
हमने देखा है कि ओवर द लॉन्ग टर्म, if you do that, you will actually perform really badly, because you're investing in highs and you're not investing in Not lows. investing those, yeah. In fact, many very few investors can do the opposite, but मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मॉडल है इन्वेस्टिंग है SIP का, where you don't care if it's high or low, you're investing it every month. इनफैक्ट हमारा जो ये जो SIP कल्चर है इंडिया में, अभी अभी इट्स अ ग्रेट इनोवेशन। नॉर्मली क्या होता है, यूएस का जो टेक्नोलॉजी इंडिया में आता है, बट ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि अभी ये जो SIP कल्चर यूएस में जा रहा है, वहाँ पे there's this concept called dollar cost averaging। Yeah. वो जस्ट अ कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ सेइंग SIP, Hmm. और वहाँ पे नाउ बहुत ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इज बिकमिंग द डोमिनेंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग, Hmm. और वो अभी हो रहा है इंडिया में, अभी हम 10-20 साल से कर रहे हैं। Yeah. So I think investing systematically, मेरे हिसाब से is some of the best way of investing, because वहाँ पे क्या है, you're not over investing in good times, under Yeah. investing in bad times. Yeah. So you're not playing the fear and greed game. आप just savings के मुताबिक आप invest कर रहे हो markets में, and that is the best and highest wealth creation. Wonderful. Third is, so I think these are the two big learnings I've had in investing. I mean, I've had a lot of small learnings in investing. I think in terms of portfolio management, you know, मैं first 5 से 7 सालों में I used to always tell investors not to speculate. Hmm. ये जो एक बुक है करके, it's called it's by this guy called Benjamin Graham. Yeah. It's called The Intelligent Investor. वहाँ पे they talk about the difference between investor and a speculator. Yeah. इन्वेस्टर होता है जो बिजनेस खरीदता है, और स्पेकुलेटर होता है जो 10 रुपए में खरीदता है और 15 रुपए में बेचता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू बी अ स्पेकुलेटर फॉर यू टू क्रिएट वेल्थ। Yeah. बट मैंने देखा है कि कंट्रोलिंग पीपल इज बहुत टफ है। इट्स वेरी हार्ड टू से नो टू पीपल। Ultimately, even at home, you would hate to have dal chawal every day, right? Yeah. Sometimes you want to have pizza or something else. Hmm. So I think जो मैंने अभी बहुत सारे what I tell people is to do both. If you want, don't say no to it, because humans have urges and it's very hard for us to say no to urges, but do it with a small amount. मैंने सीखा है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो सक्सेसफुल है, दे इन्वेस्ट 80-90% का उनका कॉपस है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में करते हैं, और जो 10% है उस पे दे एक्सपेरिमेंट, दे स्पेकुलेट, दे बाय स्टॉक, सेल स्टॉक, डू ऑप्शन ट्रेडिंग, जो भी आपको करना है वो करते हैं। बट 80-90% का जो उनका कॉर्पस है वो सिंपल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, एसेट एलोकेशन के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं। सो आई थिंक दिस इज अ गुड लर्निंग दैट आई हैव हैड इन द लास्ट few years, is I don't stop people from doing bad things. Just make sure it's small enough so it's satisfying their urges, but also it's ensuring that their long-term goals are met. Nice. So, Pratik, my last question was a book recommendation for our first-time investors. आपने already एक book का नाम लिया है, A Good Investor, but any other book recommendations for our first-time investors? I think mutual fund, I think बहुत सारे बुक्स तो मतलब बेसिक बुक्स तो बहुत सारे। आई थिंक बेंजामिन ग्राहम है दैट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करके एक बुक है दैट इज एक्सलेंट फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स। पीटर लिंच हैज दिस वेरी बुक गुड बुक कॉल्ड वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, तो बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है टू स्टॉक इन्वेस्टिंग। I think वॉरेन बफेट ऑब्वियसली इज फॉर मेरे लिए मतलब ह्यूज इंस्पायरिंग फिगर। अगर लोग जा सकते हैं तो वॉरेन बफेट का एक एनुअल मीटिंग होता है हर एवरी ईयर इन मे इन ओमाहा। बहुत ही दूर है बट इट्स अ स्पेक्टिकल, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फन थिंग्स यूल डू। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर वॉरेन बफेट का जो पार्टनर है चार्ली मर्क, आई थिंक ही इज 100 and he should be there, so it should be a big event. But definitely I think anything written by Warren Buffett मेरे हिसाब से बहुत ही sensible है, और जो हम बोलते हैं 90% of what we say is coming from Warren Buffett. So I think I think following him is something most investors should do. Sure. Wonderful. Thank you so much, Pratik. We're done with all the questions, and thank you for such nice, elaborate answers. And I'm sure हमारे viewers को इस session से बहुत सारी learnings मिली होंगी. So thank you for your time, and we hope कि हम आपको दोबारा किसी और episode में लाएं, and we have this conversation again with you. So thank you so much. Thank you so much. Thanks for this. Thanks. Yeah.
Wow, what a wonderful conversation with Mr. Prateek. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है इंडिया का फोरकास्ट रेज करके बोला है कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो स्ट्रांग ही रहेगा इन 23 एंड 24. तो हमने मिस्टर प्रतीक से पूछा कि क्या ये स्मॉल कैप और माइक्रो कैप फंड्स के लिए अच्छा होगा. एंड मिस्टर प्रतीक सेज कि इंडिया की इकोनॉमी ऑफ कोर्स अच्छा कर रही है, बैंक्स आर फ्लश्ड विद मनी. एट द सेम टाइम जनरली मार्केट्स अच्छा करती हैं जब इलेक्शन ईयर से एक साल पहले. प्लस ही ऑल्सो सेज कि जो आज की स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो 15 साल बाद लार्ज कैप कंपनीज हो सकती हैं. एंड ही ऑल्सो सेज कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल स्मॉल कैप स्पेस में ही है. फिर हमने मिस्टर प्रतीक से ये डिस्कस किया कि अगर हम स्मॉल कैप फंड्स का सेक्टर एलोकेशन देखें तो स्मॉल कैप फंड्स ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, जो लार्ज कैप स्पेस में इग्नोर होते हैं. तो ये ऐसे जो सेक्टर्स हैं ये स्मॉल कैप फंड्स को कैसे बेनिफिट करते हैं. सो मिस्टर प्रतीक सेज कि जो स्मॉल कैप फंड्स या माइक्रो कैप फंड्स होते हैं उनमें जो डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू लार्ज कैप फंड्स. तो जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो आपको सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट देते हैं और ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां लार्ज कैप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. तो यू कैन टैप इनटू द पोटेंशियल ऑफ सच सेक्टर्स एंड जिसकी वजह से आप ज़्यादा रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं ओवर टाइम. फिर हमने मिस्टर प्रतीक से पूछा कि जनरली जो स्मॉल कैप फंड्स में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स रहते हैं, ऐसा क्यों होता है. तो मिस्टर प्रतीक सेज कि स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है उनमें लिक्विडिटी थोड़ी कम रहती है कंपेयर टू लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स और इसीलिए जो है ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है क्योंकि अगर आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स खरीदना है, बेचना है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है. लेकिन दैट इन इट सेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि स्मॉल कैप स्पेस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है. फिर हमने थोड़ा माइक्रो कैप सेगमेंट के बारे में बात करी एंड मिस्टर प्रतीक सेज कि जनरली इन्वेस्टर्स माइक्रो कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि कंपनीज का साइज काफ़ी छोटा रहता है. लेकिन अब अगर हम माइक्रो कैप कंपनीज की भी बात करें तो उनका साइज करीब 3,500 करोड़ रहता है. ही ऑल्सो सेज कि लेकिन सिर्फ ऐसे इन्वेस्टर्स को ही माइक्रो कैप फंड्स में या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं. स्टॉक मार्केट में यू समथिंग कॉल्ड एज ड्रॉडाउन्स व्हिच आर नथिंग बट टेम्परेरी फॉल्स. तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप इन ड्रॉडाउन्स को हैंडल नहीं कर सकते तो आपको स्मॉल कैप या माइक्रो कैप फंड्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए. He also says कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए फॉर सच कैटेगरी ऑफ फंड्स इज अराउंड 10 years. फिर हमने मिस्टर प्रतीक से ये डिस्कस किया कि द करंट मार्केट फेवर्स लार्ज कैप स्टॉक्स ओवर मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स. तो क्या एज एन इन्वेस्टर हमें लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो मिस्टर प्रतीक सेल्स कि जब हम लार्ज कैप की बात करते हैं, लार्ज कैप फंड्स हमारे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. अगर आपने अभी भी लार्ज कैप फंड्स में जो है लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है एंड ये जो है हमारे पोर्टफोलियो का रिस्क भी कम करते हैं अगर आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में है. सो डिस्पाइट द स्मॉल कैप रैली यू शुड हैव अ डिसेंट एलोकेशन टुवर्ड्स लार्ज कैप फंड्स. फिर हमने थोड़ा इंटरनेशनल फंड्स के बारे में बात करी एंड मिस्टर प्रतीक सेज कि इंटरनेशनल फंड्स अच्छे होते हैं बिकॉज ये हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इश्यूज विच आर इम्पैक्टिंग द डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट्स. ही ऑल्सो सेज कि जब हम इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी का भी एक्सपोजर मिलता है. प्लस एट द सेम टाइम जब हम इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में आप US डॉलर में एक्सपेंसेस इनकर करने वाले हैं देन इंटरनेशनल फंड्स इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू. फिर हमने मिस्टर प्रतीक से उनके कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड मिस्टर प्रतीक सेज कि ही थिंक्स कि जो सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंस फील्ड से नहीं है लाइक डॉक्टर्स क्योंकि ऐसे लोग जो हैं फिर अपने पोर्टफोलियो के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं. ही सेज कि अगर आपको इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना है तो SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करिए. डोंट स्पेकुलेट विद लार्ज अमाउंट्स स्पेशली अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है. एंड ही ऑल्सो सेज कि अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो सही असेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहिए. So that was about it in this particular episode. I do hope you guys had a good time listening to this conversation. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. And thank you so much for watching. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.